हेलो बच्चों, हाउ आर यू? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। बच्चों, आज मैं पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 6 लाया हूँ एंड आज हम कोशिश करेंगे कि इस पीरियोडिक टेबल में जितना भी रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है उसको ख़त्म करने। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा आयनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल किसे कहते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, ओके, या आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है एंड फाइनली उसके बाद हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप सीखेंगे एंड फाइनली आई विल सम अप द टॉपिक। एक बार छोटा करके पूरा टॉपिक को हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे। ओके, सो वेलकम टू नवरुण इजी केमिस्ट्री चैनल एंड माय नेम इज नवरुण भट्टाचार्य। तो बच्चों चलो आज का क्लास स्टार्ट किया जाए। बच्चों आज स्टार्ट करेंगे हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और इसका बहुत सारा नाम भी है, जैसे तुम्हारा नाम होता है ना, हाँ बहुत सारा नाम हो जाता है ना, तो इस तरह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी का भी और कुछ नाम रखा गया। जैसे इसको हम लोग कभी कभी आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी भी इसको हम लोग कभी कभी कहते हैं। तो बच्चों आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है, ये सब एक ही पर्सन का नाम है, ठीक है। अब समझते हैं व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। सबसे पहले बच्चों आयनाइजेशन क्या होता है इसको पहले अच्छा से समझो, ठीक है। देखो आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है, चलो आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है। बच्चों आयनाइजेशन में क्या दिख रहा है, आयन। आयन क्या होता है, चार्ज्ड स्पीसीज, जिसके ऊपर चार्ज्ड रहता है, प्लस माइनस चार्ज जिसके ऊपर होता है उसको हम लोग आयनाइजेशन या आयन्स कहते हैं, सॉरी, ठीक है। तो आयनाइजेशन क्या होता है बच्चों, जो प्रोसेस में हम लोग एक न्यूट्रल एटम को, न्यूट्रल एटम मतलब जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, प्लस माइनस चार्ज पूरा उसमें बैलेंस है, उसको हम लोग न्यूट्रल एटम कहते हैं। तो न्यूट्रल एटम को जब तुम आयन में कन्वर्ट कर रहे हो, इस प्रोसेस को हम लोग आयोनाइजेशन कहेंगे। मतलब मैंने एक न्यूट्रल एटम ले लिया, सपोज ए एक न्यूट्रल एटम है, ठीक है, ए क्या है, एक न्यूट्रल एटम है, ठीक है। अब ए को तुमने क्या किया, आयन में कन्वर्ट कर दिया, तुमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया और मैंने इसको आयन में कन्वर्ट कर दिया, तो ये बन गया ना आयन। ये कौन सा आयन बना बच्चों, कैटायन बन गया, राइट। ये प्रोसेस को जहां पे मैंने एक न्यूट्रल एटम को मैंने आयन में कन्वर्ट किया, इस प्रोसेस को हम लोग आयोनाइजेशन कह रहा है, ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग आयनाइजेशन कह रहे हैं, राइट। तो बच्चों आयनाइजेशन प्रोसेस जो है ये मोस्टली हम लोग यूज करते हैं मेटल्स के लिए। मतलब मेटल्स के लिए, जब मेटल्स को, अब मेटल्स किस में कन्वर्ट होता है सोच के देखो, मेटल्स कैटायन में कन्वर्ट होगा, राइट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग आयनाइजेशन जो टर्म्स है ये ज्यादातर हम लोग मेटल्स के लिए यूज करते हैं, ओके। तो होगा क्या, आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आ जाते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन समझ में आ गया। आयनाइजेशन मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम। अच्छा, अब बच्चों देखो जब भी हम लोग आयनाइजेशन करेंगे, ये ध्यान में रखना है कि आयनाइजेशन करने के टाइम में हम लोग उस एटम को गैसियस फेज में कन्वर्ट कर ले। मतलब अगर तुम कोई, जैसे सोडियम ले लो, सॉलिड सोडियम को लोगे तो सॉलिड स्टेट में सोडियम आयनाइज नहीं होता है, उसको पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, गैसियस फेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो आयनाइज होगा। ये सबके लिए है, कोई भी एलिमेंट को तुम सॉलिड स्टेट पे आयनाइज नहीं कर सकते हो,
आयनाइज करने के लिए हम लोग क्या करना होगा, उसको गैसियस फेज या गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना है। तो वो क्या तरीका है, हीट करो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी न्यूट्रल एटम को उसको गैसियस फेज में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ठीक है, तो वो बन जाएगा आयंस। इस प्रोसेस को हम लोग आयनाइजेशन कह रहे हैं। चलो अच्छा, यहां तक तो समझ में आया। तो ये एंथैल्पी किस बंदे का नाम है, एंथैल्पी क्या होता है, यस, एंथैल्पी या एनर्जी, एंथैल्पी मतलब होता है बच्चों एनर्जी। जब हम लोग एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ हीट कह रहे हैं तब हम लोग उसको एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। तो देखो, ये जो एटम इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, ये ऐसे थोड़ी छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो इसको तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको तुमको एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब इसको हमको हीट करना पड़ेगा, तब जाके ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा या छोड़ देगा। समझ में आ रहा है। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी मैं यहां पे दे रहा हूं, मैंने उसको IE लिख लिया। अब ये IE क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी है। समझ में आ रहा है। सो आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी, हीट कहो, एनर्जी कहो या पोटेंशियल कहो, जो भी कहना कहो, ये सब एक ही चीज का नाम है, अलग अलग नाम है बस, ठीक है। सो व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी देन, आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या हुआ बच्चों, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज, the amount of energy required to ionize a neutral gaseous atom is known as ionization potential या ionization enthalpy या ionization energy, कुछ भी कह लो। समझ में आ गया। ओके, सो व्हाट इज आयनाइजेशन, आयनाइजेशन मतलब समझ में आ गया, आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब समझ में आ गया, क्लियर हुआ। ओके, अब देखो बच्चों, ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है, तो एनर्जी को किस टर्म्स में मेजर करते हैं, यहाँ पे एनर्जी का SI यूनिट क्या होता है, सोच के देखो, जूल होता है, यस। अच्छा, तो बच्चों जो एनर्जी यहाँ पे लग रहा है उसको भी हम लोग जूल में ही मेजर करते हैं। नॉर्मली होता तो है इलेक्ट्रॉन, ये जो एनर्जी निकल रहा है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलता है, ठीक है। ये जो एनर्जी निकलता है मतलब ये एक एटम है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा बोर्ड, चलो मैं ऊपर में ड्रॉ कर लेता हूँ, कोई बात नहीं है। सपोज करो ये एक एटम है, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है बच्चों, ये जो एनर्जी रिलीज कर रहा है या एनर्जी ले रहा है, ये इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात करते हैं हम लोग। अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस बंदे का नाम है बाबू, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल कह लो, ठीक है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है इसका वैल्यू, मतलब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है बच्चों। ये एक इलेक्ट्रॉन का, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का इतना चार्ज भी होता है, उतना एनर्जी भी होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। अब यहां पे किस में मेजर कर रहे हैं, यहां पे मेजर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ किलो जूल पर मोल। अच्छा, ये क्या चीज है सर, देखो बच्चों, एटम बहुत स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है, तो अगर एक एटम से मैं एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने का जो एनर्जी है वो बहुत कम लगेगा, ठीक है। अब उतना कम एनर्जी को मैं मेजर कैसे करूं, तो इसीलिए साइंटिस्ट लोग अपना दिमाग लगा दिया। ये लोग क्या किया, बोला चलो एक एटम्स को हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एक मोल ऑफ एटम को लेंगे। एक मोल में कितना वैल्यू होता है बच्चों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 मोल, सोच के देखो, 6.022 इंटू 10⁻23। इस नंबर को हम लोग मोल कहते हैं, इस नंबर को हम लोग मोल कहेंगे। तो मतलब ये लोग क्या किया ना, एक मोल ऑफ एटम्स को आयनाइज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रहा है उसको मेजर किया। समझ में आ रहा है, मतलब एक एटम्स को मेजर करने से बेटर है कि एक मोल ऑफ एटम्स को तुम मेजर करो।
क्योंकि बच्चों एक एटम्स बहुत छोटा होता है, तुम लोगे कैसे, इमेजिन करो, मैं एक एटम का कैसे लूँ, एक एटम के निकालना इज रियली अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, राइट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मोल ऑफ एटम्स को लेंगे, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, सोडियम। बच्चों सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23 होता है कि नहीं, ठीक है। अब 23 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मैं इसको 23 ग्राम पर मोल ले लेता हूं तो ये मोलार मास निकालता है, ये मोलार मास होता है। मतलब कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम को मैंने ले लिया तो उसका वैल्यू 1 मोल हो जाता है, या 1 मोल ऑफ सोडियम एटम का मास 23 होता है। क्लियर हो रहा है। तो 23 ग्राम बहुत ज्यादा यूनिट होता है, बहुत ज्यादा है, इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं। लेकिन अगर एक एटम का बात करेंगे तो बच्चों इट्स इज नॉट पॉसिबल, इतना छोटा, इतना कम वैल्यू को लिए निकालना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, किलो जूल पर मोल में लेंगे। समझ में आ रहा है। तो यूनिट में मोल क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग एक एटम के लिए नहीं निकाल पाएंगे, हम लोग को एक मोल ऑफ एटम के लिए चाहिए। क्लियर हुआ। ओके, अब फाइनली आ जाते हैं डेफिनेशन पे। इतना सब तो मैंने एक्सप्लेन किया। तो आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी का डेफिनेशन क्या हुआ। ओके, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to ionize a isolated gaseous atom। अब ये आइसोलेटेड क्या है बच्चों, आइसोलेटेड मतलब हो गया कि तुमने सॉलिड फेस लिया था, अब सॉलिड से तुमने क्या किया, उसको गैसियस में कन्वर्ट किया। अब सारे आयन, सारे एटम्स तो आयनाइज नहीं हो रहे हैं, ओनली जो जिसको तुमने गैसियस फेज में कन्वर्ट किया वही एटम्स लोग आयनाइज हो रहे हैं, इसीलिए उसको आइसोलेट कह रहे हैं हम लोग। आइसोलेट मतलब क्या, अलग थलग कर दो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, आइसोलेट कर दिया। मैं फिर से बता रहा हूं, आयनाइजेशन एंथैल्पी या पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये देखो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर हो गया। ओके, तो फिर से बोल रहा था, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रहा है एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम को आयन में कन्वर्ट करने के लिए, इसको हम लोग इसको क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे। ठीक है। तो मैंने पहले ही कहा था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी में आयनाइजेशन हम लोग किसके लिए लगाते हैं, मेटल्स के लिए। तो डेफिनेशन थोड़ा और मॉडिफाइड हो गया। क्या हो गया, देखो यहां पे फिर से ध्यान दो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर हो रहा है। धीरे 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 टर्म्स को हम लोग समझ लिए। ठीक है, तो फिर से बता रहे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगा फॉर्म एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, मेटल एटम, ओके, इज नोन एज व्हाट, आयनाइजेशन एंथैल्पी। यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, किलो जूल पर मोल। समझ में आया, क्लियर हुआ, यहां तक डेफिनेशन समझ में आ गया। ओके, चलो वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, तो आयनाइजेशन का मतलब समझ में आ गया, आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में भी समझ में आ गया, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में भी हम लोग को समझ में आ गया। ओके, अब यूनिट भी मैंने बता दिया, किलो जूल पर मोल होता है। देखो बच्चों, कुछ एटम्स ऐसे होता है कि जो मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन भी छोड़ सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैग्नीशियम। अगर बच्चों मैग्नीशियम को लेंगे तो मैग्नीशियम ग्रुप 2 का एलिमेंट्स का है। अब ग्रुप 2 वाला एलिमेंट्स ये क्या कर सकता है, 2A वाला एलिमेंट्स क्या कर सकता है, ये 2-2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता है, एट ए टाइम 2-2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता है। मतलब Mg से तुम Mg2+ बना सकते हो, Mg से तुम Mg2+ बना सकते हो, राइट। तो क्या ये एक ही साथ हो जाता है? इमेजिन करो, जब तुमको मैंने एक
कटोरे में बहुत सारा स्वीट्स दिया, लड्डू दे दिया, चलो लड्डू दे दिया, क्या तुम सारे लड्डू एक ही साथ मुंह में घुसा लोगे? नहीं ना, पहले एक खाओगे, ठीक है, फिर दूसरा, इस तरह से ना, राइट। तो बच्चों इस चीज को हम लोग कहते हैं सक्सेसिव। सक्सेसिव मतलब क्या है कि एक के बाद एक, वन आफ्टर द अनदर, राइट। इस चीज को हम लोग सक्सेसिव कहते हैं, राइट। तो जस्ट सोचो, लॉजिकली सोचो कि क्या mg ने 2 इलेक्ट्रॉन को एक ही साथ छोड़ दिया होगा? ना, एक एक करके छोड़ा होगा। कौन सा पॉसिबिलिटीज ज्यादा होगा? ऑब्वियसली सेकंड वाला, एक एक करके छोड़ा होगा। 2 इलेक्ट्रॉन तो निकाला इतना आसान नहीं है, ठीक है बच्चों। चलो अब इसको समझते हैं। देखो क्या हो रहा है, पहले तो हम लोग Mg को किस में लेंगे, क्या कहता है डेफिनेशन, मैग्नीशियम लिए, गैसियस फेज में कन्वर्ट कर दिए, न्यूट्रल लिए, ये एक न्यूट्रल एटम है, आइसोलेटेड कर दिए, इसको अलग थलग कर दिए, अब इसको हीट दे रहे हैं, लो जी तुम IE1 ले लो जी। तो मैंने इसको IE1 कह दिया, क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया यहां पे बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहां से निकाल दिया, क्या निकाल दिया, -1 इलेक्ट्रॉन निकल गए यहां से। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने से क्या हो गया, ये Mg+ में कन्वर्ट हो गया, ठीक है बच्चों। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मैं इसको आगे लिख दूं, सुविधा होगा तुम लोग का, -E + IE1। चलो देखो, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्या लिखे यहां पे 1 लिखे है ना, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या कहेंगे बच्चों, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। समझ में आ रहा है? ओके, इसको हम लोग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे। मतलब पहले मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला होगा मैग्नीशियम से, हीट किया, मैग्नीशियम पहले एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, ठीक है। अब मुझे कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे और एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, Mg+ को लूंगा गैसियस फेज में, फिर से मैं इसको क्या करना है, मुझे हीट करना है, हीट करने पे ये IE2 हो गया। अब यहां से ये इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया और Mg2+ में कन्वर्ट हो गया, Mg2+ में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ रहा है? तो मैंने पहले क्या किया था, पहले मैंने Mg से एक इलेक्ट्रॉन निकाला था तो Mg+ हो गया था, तो उसको मैं क्या कह रहा था, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। और सेकंड में मैंने क्या किया, Mg+ से और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, उसको मैं कह रहा हूं सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी IE2। आई होप के बोर्ड यहां तक नजर आ रहा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, नहीं तो मैं थोड़ा सा ऊपर में इसको लिख देता हूं, ठीक है। तो बच्चों यहां पे ये हो गया IE1, तो मैंने फिर सेकंड स्टेप में क्या किया, इसको लिया, ठीक है, फिर यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, हीट किया इसको, तो ये हो गया IE2, यहां पे कन्वर्ट हो गया Mg2+ में, ये भी गैसियस फेज में। इसको क्या कह रहे हैं, इसको क्या कह रहे हैं, इसको हम लोग कह रहे हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। नाउ मैंने क्या कहा था, एक टर्म यूज किया था, ठीक है, मैंने कहा था कि जब एक के बाद एक कोई प्रोसेस होता है तो उसको हम लोग सक्सेसिव कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये जो IE1 IE2 ये लिख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी या सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन पोटेंशियल या एंथैल्पी कर दो, चलो एंथैल्पी, ठीक है। तो यहां पे सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या क्या मिल रहा है, IE1 IE2, ठीक है। तो अगर मैं ये एल्यूमिनियम लेता तो क्या ये IE3 होता, यस होता,
क्योंकि एल्यूमिनियम तो 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पहले छोड़ा होगा IE1, दूसरा इलेक्ट्रॉन IE2, तीसरा इलेक्ट्रॉन IE3 हो जाता, राइट। तो एल्यूमिनियम के लिए सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी IE1, IE2, IE3 का नाम से हम लोग जानते हैं या लेबलिंग करते हैं। बच्चों क्वेश्चन ये है कि मैंने दोनों टाइम में इसको हीट किया, यहां पे भी मैंने हीट किया, यहां पे भी मैंने हीट किया, क्या दोनों केस में हीट एनर्जी सेम लगा होगा, कम लगा होगा या ज्यादा लगा होगा? सोचो, देखो जब मैंने पहला बार इसको हीट किया, यहां पे न्यूट्रल था, मैग्नीशियम पहला केस में क्या था, न्यूट्रल था, मैंने इसको आयोनाइज किया हीट देके, तो ये Mg+ बना दिया, Mg+ बना दिया। अब बच्चों Mg+ में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, मैंने पिछला वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया था। तो जैसे ही तुमने यहां पे इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसके ऊपर क्या हो गया, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, क्योंकि प्रोटॉन तो इसके पास 12 के 12 ही है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो उसका प्रोटॉन भी 12 के 12 है, 12 है, तो उसका न्यूक्लियर चार्ज तो 12 ही रह गया। लेकिन तुमने एक इलेक्ट्रॉन घटा लिया, तो मतलब क्या, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ गया। समझ में आ रहा है? और साइज भी तो छोटा हो गया मैग्नीशियम का, जैसे तुमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, साइज छोटा नहीं हो गया। अब सोचो, जैसे मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाऊंगा, क्या होगा, अब हमको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि साइज तो छोटा पड़ गया, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब चल गया। अब उसको निकालने के लिए तुमको और ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी में हमेशा बच्चों ये चीज याद रखोगे, IE2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन IE1। अगर IE3 होता तो हम लोग लिखते IE3 इज ग्रेटर देन IE2 इज ग्रेटर देन IE1। इससे बोर्ड में क्वेश्चंस लेकिन आता है, ठीक है। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी में हम लोग देख लिए कि किसका सबसे ज्यादा आयनाइजेशन वैल्यू होता है या एंथैल्पी होता है, IE3 का। थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन जब निकालोगे, मतलब थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज ग्रेटर, ओके। फिर हो गया सेकंड, फिर हो गया फर्स्ट, ओके, क्लियर हुआ? अच्छा, अब आ जाते हैं ये किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। चलो मिटाते हैं बच्चों। आयनाइजेशन एंथैल्पी मेनली 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट, कौन कौन सा फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है? पहला फैक्टर तो है एटॉमिक साइज, यस। दूसरा फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज, दूसरा फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। अब सोच के देखो, जितना एटॉमिक साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज जितना ज्यादा होगा, ये क्या हो गया, ये छोटा सा एटम है, ये इससे थोड़ा बड़ा है, ये इससे थोड़ा बड़ा है, ठीक है। अब देखो बच्चों, जितना ये बाहर का इलेक्ट्रॉन, जितना न्यूक्लियस से, ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये सेंटर है, ठीक है। एटॉमिक साइज जितना बढ़ेगा, मतलब न्यूक्लियस से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस भी उतना बढ़ जाएगा, होगा कि नहीं? सोच के देखो। तो मतलब क्या होगा कि जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होगा, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उतना कम एनर्जी लगेगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का पकड़ तो इस इलेक्ट्रॉन में कमजोर पड़ जा रहा है, तो तुम थोड़ा हल्का एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। हाँ, मतलब क्या हुआ कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है बच्चों, वो क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। समझ में आ रहा है? मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, ये एटॉमिक साइज से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एटॉमिक साइज बढ़ेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑटोमेटिकली घट जाएगा, ठीक है। मतलब जो जितना ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर शो करेगा, ध्यान से सुनो, जो जितना ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर शो करेगा, उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी उतना ही कम होगा, क्योंकि मेटल्स का ये प्रॉपर्टी होता है, ये नेचर होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे, ठीक है। वो चाहता है कि हाँ ले लो भाई, कोई आ जाओ, इलेक्ट्रॉन लेके चल जाओ, तो उसको हल्का सा एनर्जी दो, एक्साइट करो, इलेक्ट्रॉन वो दे देगा।
समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट फैक्टर में हम लोग देखते हैं न्यूक्लियर चार्ज। अरे बाप, ये न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर का चार्ज जितना ज्यादा होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स उतना स्ट्रांगली न्यूक्लियस के साथ बॉन्डेड रहेगा। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस का चार्ज जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा है, साइज जितना छोटा है, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, उतना इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली होल्ड होकर रहेगा, स्ट्रांगली बाइंड अप होकर रहेगा न्यूक्लियस के साथ। मतलब उसको निकालने के लिए तुमको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। वी हैव टू गिव मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा। समझ में आ रहा है? तो नॉन मेटल्स के लिए ज्यादातर क्या होता है बच्चों, नॉन मेटल्स के लिए न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होता है मेटल्स के कंपैरिजन में। तो नॉन मेटल से तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान बात नहीं होता है, उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ता है। ओके, क्लियर हो गया? ओके, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी घट जाएगा। मतलब ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से, आहा उल्टा बोल दिया सर, अब तो उल्टा बोल दिया। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है ना? तो हम लोग क्या लिखेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बच्चों, न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज। अब सोच लो कि ये एक इंसान है, ये एक फ्रेंड्स है और ये भी एक फ्रेंड्स है। ये बहुत ज़्यादा गोलू मोलू है। ठीक है, ये ज़्यादा गोलू मोलू है। ओके, अब दोनों को मैंने एक एक करके चॉकलेट दिया। इसके पास भी एक चॉकलेट है, इसके पास भी एक चॉकलेट है। ठीक है, मैंने तुमको इंस्ट्रक्शन दिया, जाओ जाके छीन लो। बच्चों सोच के देखो, जो ज़्यादा ताकतवर होगा उससे चॉकलेट छीनने में तुमको ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी का वेस्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये ताकतवर है। एग्जैक्टली जिसके पास न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तुमको ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट का या एंथैल्पी का जरूरत पड़ेगा। मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। क्या बाबू लोग समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द ट्रेंड्स। अब ट्रेंड्स देखेंगे कि डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, क्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है। अब ये ट्रेंड्स को हम लोग को देखना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पीरियड से स्टार्ट करते हैं। चलो, पीरियड में दो जगह में नोटिस करोगे। अच्छा, पीरियड में मूव कैसे करते हैं, लेफ्ट टू राइट। पिछला लेक्चर में तो मैंने समझा दिया था। जब पीरियड में तुम मूव कर रहे हो जनरली, ओके, सपोज करो 1A 2A 3A 4A 5A 6A and finally 7A। ठीक है, चलो ये मेरा मूवमेंट है 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A। ठीक है, इसको मैं अगर नॉर्मल नंबर से लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, ये मेरे ग्रुप का नंबर है तो नॉर्मल नंबर से लिखने से ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 13, ये हो गया 14, ये हो गया 15, ये हो गया 16 और ये हो गया 17 ग्रुप। ठीक है, देखो ध्यान देना है, हमेशा जर्नी स्मूथ होने वाला है ऐसा जरूरी नहीं है। जब हम लोग नॉर्मली क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी, देखो जब तुम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है कि नहीं। जब मैं लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूं तो मेरा न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज जो है बढ़ रहा है। अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या बढ़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी भी तो बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब उसको आयनाइज करने के लिए उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी का जरूरत पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे मतलब क्या है, इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। समझ में आ गया? माने पीरियड में लेफ्ट टू राइट क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। ऊपर की तरफ मैं एरो दे रहा हूं मतलब ये बढ़ेगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल है बच्चों। हाँ, ये एक्सेप्शनल को सबसे पहले ग्रैब करो क्योंकि यहीं से क्वेश्चन फंसता है। एक्सेप्शनल कौन कौन सा है,
देखो मैं मार्क कर रहा हूं 2 को और 15 को, ये दोनों को अच्छा से पहचान के रखो, ठीक है। ये 2 और 15 देखो जैसे बढ़ रहा है तो 1 से 2 ज्यादा ही होगा एनर्जी, लेकिन 2 से 13 ज्यादा एनर्जी होना चाहिए था, नहीं ऐसा नहीं होगा। 13 से 2 का एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, हाँ यही तो एक्सेप्शनल है। 13 से 14 का कम होगा, 14 से 15 का ज्यादा होगा, अब 15 से 16 का ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होगा, 16 से 15 का ज्यादा हो जाएगा, यही तो एक्सेप्शनल है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान के चलो लिथियम लिए ग्रुप 1 में, तो लिथियम के बाद क्या आता है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फिर आ गया तुम्हारा नाइट्रोजन के बाद क्या आएगा, ऑक्सीजन, उसके बाद आ गया फ्लोरीन, ठीक है। तो फ्लोरीन, फिर इधर में अगर मैं ग्रुप 8 लिखता हूँ, ग्रुप 8 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो इसको ग्रुप 8 में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, तो ग्रुप 8 में क्या हो रहा है, या जीरो ग्रुप जो भी कहो, ओके। तो मैं इसको 18 कर देता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लोरीन के बाद नियोन आ रहा है, ठीक है। अच्छा तो नियोन के बाद क्या आएगा बच्चों, नियोन के बाद आएगा सोडियम, फिर आएगा मैग्नीशियम, फिर आएगा एल्यूमिनियम, फिर आएगा सिलिकॉन, फिर आ जाएगा फॉस्फोरस, फिर आ गया कौन, सल्फर, मैग्नीशियम, और फ्लोरीन के बाद आ गया क्लोरीन, इसके बाद आ गया आर्गन। चलो काफी है समझाने के लिए। देखो लिथियम, लिथियम का आयनाइजेशन एनर्जी पोटेंशियल बेरिलियम से क्या होगा, कम होगा, मतलब बेरिलियम का आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम से ज्यादा होगा, इतना तो श्योर है क्योंकि बढ़ रहा है। तो बेरिलियम के बाद बोरोन आ रहा है, तो बोरोन का इससे ज्यादा होना चाहिए था, होना चाहिए था क्या, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा, इसका ज्यादा होगा, इसका इससे कम होगा, ठीक है। कार्बन का बोरोन से नॉर्मल वे में जाएगा, फिर कार्बन का बोरोन से ज्यादा होगा, नाइट्रोजन का कार्बन से ज्यादा होगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये देखो ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए था, अब ऐसा नहीं होगा, नाइट्रोजन का ज्यादा होगा और ऑक्सीजन का इससे कम होगा। एग्जैक्टली फॉस्फोरस के लिए भी इसका ज्यादा होगा, सल्फर का कम होगा। एग्जैक्टली यहाँ पे मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का भी, एल्यूमिनियम का मैग्नीशियम का ज्यादा होगा, एल्यूमिनियम का कम होगा। सर ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज बच्चों इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है, ठीक है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स को जिस तरह से कॉन्फ़िगर किया है इसमें स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा आ गया, ठीक है। हाँ ये नोबेल गैस तो नहीं हुआ, लेकिन इसमें स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा आ गया। अब स्टेबिलिटी ज़्यादा आगे आ जाने से क्या हो, उसका इलेक्ट्रॉन निकालना बच्चों थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसीलिए उसमें एनर्जी का भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो ये देखने को मिलता है ग्रुप 2 और ग्रुप 15 में। आई होप पूरा क्लियर हुआ, यहाँ से भी क्वेश्चंस आता है। देखो बच्चों मैं सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम लोग के लिए डिस्कस कर रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, तुम लोग को भी ये सब कॉपी किताब लेके बुक लेके बैठोगे, ठीक है। जब भी मैं लेक्चर को देख रहे हो, जब भी देख रहे हो, दिन हो, रात हो, सुबह हो, जब भी हो, ओके, उसको नोट करते रहोगे और समझ के पढ़ोगे, रटना नहीं है, मगअप तो एकदम नहीं करना है, समझना है। अगर समझोगे तो वो चीज़ दिमाग में रहेगा, और अगर रटने जाओगे तो भूल जाओगे, ठीक है, तब मज़ा नहीं आएगा। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। चलो, तो ये था बच्चों पीरियड में ट्रेंड्स। तो पीरियड में हम लोग, जो मैं एक्सेप्शनल था उसको मैंने बता दिया। अच्छा, अब ग्रुप, सर आपने तो हैलोजन के बारे में कुछ नहीं बताया। हाँ ठीक, देखो बच्चों कोई भी पीरियड में हैलोजन क्या होता है, हैलोजन्स या इनर्ट गैसेस, ये लोग स्टेबल होता है। तो जो बच्चों स्टेबल है वो क्यों इलेक्ट्रॉन देने जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन देने जाएगा क्यों? तो जो चीज अगेंस्ट द नेचर जाके काम करोगे तो एनर्जी तुमको ज्यादा देना पड़ेगा। मतलब क्या है, आयनाइजेशन पोटेंशियल या एनर्जी जीरो ग्रुप के लिए ज्यादा होता है हमेशा। ये लोग इलेक्ट्रॉन छोड़ना ही नहीं चाहता है, तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लोग को देना पड़ता है एक इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। समझ में आ गया, क्लियर हो रहा है? हाँ, अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका है, विच एलिमेंट, अगर कहीं पूछ लिया जीके के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछ लिया, तो ये लिखोगे कि हीलियम का सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है।
हीलियम हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, हीलियम का सबसे ज्यादा हाईएस्ट एंथैल्पी होता है बच्चों, ठीक है, लगभग 2372, माने हीलियम का है लगभग 2372 किलो जूल पर मोल, मतलब समझ सकते हैं इतना हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको देना पड़ता है, ठीक है, इतना हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको देना पड़ता है। तो सबसे हाईएस्ट रैंकिंग में आता है हीलियम, तो हीलियम का सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी हम लोग को देखने को मिलता है। और सबसे कम किसका है? सबसे कम है सीजियम का, सीजियम का सबसे कम है, इसका मिनिमम है, पूरा पीरियोडिक टेबल में इसका मिनिमम है। ओके, तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, क्लियर हुआ? ओके, चलो अब ग्रुप में देख लेते हैं फटाफट। अब ग्रुप में क्या होने वाला है? ग्रुप में ऊपर से नीचे आने में, ग्रुप में ऊपर से नीचे आने में क्या होता है? सोच के देखो, एटॉमिक साइज बढ़ता है, राइट। ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो क्या बढ़ता है? एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज क्या होता है? बढ़ता है कि नहीं? हाँ, अच्छा, एटॉमिक साइज भी बढ़ रहा है और क्या बढ़ रहा है? न्यूक्लियर, न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ रहा है, बिल्कुल, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। बच्चों मैंने कुछ कहा था पिछला वाला लेक्चर में, मैंने कहा था कि जब ग्रुप में हम लोग देखेंगे तो एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज जब दोनों एक साथ बढ़ने लगे तो डोमिनेट करेगा एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज को लेना है, प्रायोरिटी देंगे एटॉमिक साइज को। मतलब यहां पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है उस हिसाब से एटॉमिक रेडियस कहीं और ज्यादा बढ़ जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो एज ए रिजल्ट ऑफ इट, मतलब न्यूक्लियर का जो होल्ड है वो उतना नहीं हो पा रहा, क्योंकि डिस्टेंस इतना ज्यादा हो जा रहा है, इतना ज्यादा एटॉमिक रेडियस हो जा रहा है एक्सक्यूज मी, कि न्यूक्लियस का जो होल्ड है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो उतना ज्यादा नहीं हो पा रहा है। सो एज ए रिजल्ट ऑफ इट क्या हो गया ना, ऊपर से नीचे आने में मेटालिक कैरेक्टर तो बढ़ जाता है, राइट। तो हम लोग प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं? एटॉमिक साइज। अब मैंने क्या कहा था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। मैंने कहा था कि अगर एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा, और अगर एटॉमिक साइज घट रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। आंसर मिल गया होगा। सो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी विल क्या होगा? क्या होगा? डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी विल, बोलो, डिक्रीज। यस, इट विल डिक्रीज, क्योंकि एटॉमिक साइज तो बढ़ेगा, तो एटॉमिक साइज बढ़ने से क्या होगा? आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करना। देखो बच्चों, क्वेश्चन ऐसा ऐसा दे देगा ना कि तुमको कोई ग्रुप से एलिमेंट उठा के दे देगा, अब पूछेगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाओ, ठीक है, तो अब तुमको ये सब कॉन्सेप्ट वहीं पे हेल्प करेगा कि मैं किसको आगे रखूं, किसको बाद में रखूं। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ओके, सो इससे हम लोग का आयनाइजेशन एंथैल्पी का कार्यक्रम खत्म। ओके, सो होप कि आयनाइजेशन एंथैल्पी समझ में आ गया होगा, आयनाइजेशन का मतलब समझ में आ गया, एंथैल्पी किसे कहते हैं वो समझ में आ गया। ओके, एनर्जी इसको किस में मेजर करते हैं वो समझ में आ गया, ठीक है, कहाँ क्या ट्रेंड्स होता है वो समझ में आ गया। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो होगा दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये और एक इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सर आप तो सब कुछ इंपॉर्टेंट बोलते हो, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बच्चों इसको और लिखता है बुक में, तो तुम लोग का बुक में भी और ही लिखा होगा, लेकिन थोड़ा लॉजिकली ये लोग अलग है, वैल्यू दोनों का सेम होता है लेकिन चीज थोड़ा अलग है। पहले मैं बता दिया, अब समझाएंगे, देखो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? चलो देखते हैं। सपोज करो तुमने एक एटम लिया, कौन सा स्टेट में लिया? न्यूट्रल स्टेट में लिया, ठीक है। कौन सा फेज में लिया? गैसियस फेज में लिया।
तुमने क्या किया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। पिछला वाला केस में मैं रिमूव कर रहा था आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल में मैं क्या कर रहा था, हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा था, मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। यहां पे उल्टा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए क्या ऐसे ही वो आने देगा? अच्छा, इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पे क्या होगा, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, वो भी गैसियस फेज में ही होगा, होगा कि नहीं? अब सोच के देखो, पिछला वाला केस में मैंने एनर्जी दिया था तो वो इलेक्ट्रॉन को निकल रहा था, इजेक्ट कर रहा था, फेंक दे रहा था। अब क्या होगा, क्या ये एनर्जी रिलीज करेगा या गेन करेगा? देखो यहां पे गेन रिलीज दोनों ही चीज हो सकता है, लेकिन कैसे होगा, कब होगा, ये समझना है, ठीक है। तो जब मैं पहला इलेक्ट्रॉन निकालूंगा कोई न्यूट्रल नॉन मेटल के साथ, ये नॉन मेटल लोग ज्यादा होता है, नॉन मेटल लोग क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है इजीली, मेटल थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लॉजिकली सोच के देखो। तो नॉन मेटल के लिए कॉन्सेप्ट जरूर लगाया गया होगा। तो देखो, जब कोई तुमने न्यूट्रल एटम लिया गैसियस फेज में, अब तुमने एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर दिया, तो थोड़ी ऐसे आने देगा इलेक्ट्रॉन को। जब वो आएगा इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, कुछ एनर्जी को रिलीज करेगा, कुछ एनर्जी को क्या कर देगा, ये रिलीज करेगा। तो जो एनर्जी रिलीज कर रहा है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गया? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है, देखो यहां पे रिलीज हुआ है, मैंने किधर लिखा है, प्रोडक्ट साइड में लिखा है, रिएक्टेंट साइड में थोड़ी लिखा है। तो प्रोडक्ट साइड में लिखने का मतलब क्या होता है, प्लस साइन देके, मतलब ये एनर्जी को रिलीज कर रहा है, ये हीट को रिलीज किया है। तुमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो ये क्या किया, उस इलेक्ट्रॉन को आने दिया, बोला आओ, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जितना करीब आते गए एटम का, वो उतना ज्यादा, वो एटम क्या किया, न्यूट्रल स्पीसीज, वो उतना ज्यादा एनर्जी को छोड़ते गया इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। ये एनर्जी को बच्चों हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो गया? तो सबसे पहले एक बार डेफिनेशन तो देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डेफिनेशन क्या होगा बच्चों, देख, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हाइल कन्वर्टिंग अ न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम, the amount of energy released to convert a neutral gaseous isolated atom, ठीक है, into a negatively charged gaseous ion is known as electron affinity। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो गया, चलो इसको समझते हैं बच्चों। यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी मतलब भी हीट होता है, एफिनिटी मतलब यहां पे एनर्जी दिखा रहा है, ठीक है। मतलब क्या है, ये दिखा रहा है कि कितना एनर्जी रिलीज हुआ है, और ये बता रहा है कितना एनर्जी का वैल्यू, मैग्नीट्यूड बता रहा है, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड बता रहा है, क्लियर हो रहा है? चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे क्लोरीन लिया तुमने, ठीक है, आई होप के बोर्ड दिख रहा होगा। क्लोरीन ले लिया मैंने, गैसियस फेस, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, अब ये Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया। मान के चलो कि ये 349 किलोजूल पर मोल का हिसाब से एनर्जी रिलीज किया है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू दिया, ठीक है। ये इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी ये रिलीज कर दिया है, ठीक है। अब समझो, बहुत अच्छे से समझोगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअली समझना है बच्चों। डेफिनेशन कुछ बहुत क्रिटिकल हो सकता है, तुमको समझ में ना आए कि डेफिनेशन क्या है, लेकिन हमको कॉन्सेप्चुअली समझना है ये चीज को, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है।
क्लास लेते लेते बच्चे लोग बोलते हैं कि सर ये लग तो रहा है सेम लिख रहा है लेकिन थोड़ा वेरिएशन इसमें है, तो उसी को समझना है। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम लोग साइन से देखेंगे, मतलब कितना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुआ है। अब सपोज कर लो कि ये मेरा एक डिब्बा है, इस डिब्बा में से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकल गया। बच्चों कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकल गया है, तो इस डिब्बे के अंदर में एनर्जी घटेगा ना बढ़ेगा? सोचो, डिब्बे के अंदर में एनर्जी घटेगा ना बढ़ेगा? एनर्जी घट जाएगा। तो घटना को हम लोग क्या कहते हैं? माइनस साइन से शो करेंगे। मतलब जब भी कोई सिस्टम से हीट निकल रहा है तो हम लोग हमेशा माइनस साइन से दिखाएंगे। तो वो माइनस साइन क्या शो करेगा कि ये हीट तो निकल गई, एनर्जी तो निकल गया इससे। समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम लोग नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया उसका वैल्यू। सर समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग सैचुरेटेड हो जा रहा है। वेट, धैर्य रखो। देखो जब दो एटम्स, जब इलेक्ट्रॉन को तुम क्लोज ला रहे हो तो क्या करेगा? धीरे धीरे एनर्जी को रिलीज करेगा, ठीक। तो रिलीज कर रहा मतलब क्या हो गया? वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया। कितना, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर रहा है उसको हम लोग माइनस साइन से दिखा रहे हैं। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछा जाए क्लोरीन का, मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखूंगा -349 किलो जूल पर मोल, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखूंगा मैं 349 किलो जूल पर मोल। मतलब क्या हुआ कि जब वो इलेक्ट्रॉन तुमने ऐड किया तो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल गया। समझ में आया? और ये है उसका वैल्यू, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी मतलब हीट। तो एक इलेक्ट्रॉन जब वो गेन किया तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगा? इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को उसमें अटैच होने के लिए लगा। समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू से देखोगे, मैग्नीट्यूड से देखोगे, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी साइन से देखोगे, नेगेटिव साइन होगा। क्लियर हो रहा है? ओके। अब सोचो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिस एटम के लिए जितना ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा होल्ड कर पाएगा। मतलब जिस एटम के लिए जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा वो इलेक्ट्रॉन को उतना इजीली खींच पाएगा या अपना ओर ला पाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब है कि क्लोरीन, बच्चों एक चीज मैं बता देता हूं, पूरा पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन का सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्लोरीन का। मतलब अगर क्लोरीन के साथ तुम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके Cl- बना रहे हो तो सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज कर रहा है। मतलब समझ रहे हो कि जितना एनर्जी को रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन उतना क्लोज आ जाएगा क्लोरीन का न्यूक्लियस का। जितना वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन और क्लोज आ रहा है। तो जितना इलेक्ट्रॉन क्लोज आएगा न्यूक्लियस का उतना स्ट्रॉन्ग ना वो पकड़ होगा। समझ में आ रहा है? तो मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या बताता है कि कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर पाएगा, अगर उसको दिया गया वो लेने का टेंडेंसी कितना उसका होगा। क्लोरीन का सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है बच्चों पूरा पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। 349 किलो जूल पर मोल लगभग इसका वैल्यू है। ओके, तो आई होप कि ये समझ में आ गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? ये वैल्यू है, मैग्नीट्यूड, कितना एनर्जी निकला, ठीक है। और क्योंकि वो एनर्जी निकला है उतना, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह रहे हैं। मतलब अगर तुम उस इलेक्ट्रॉन को दोबारा से वापस लाने जाओगे तो तुमको इतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा, तब जाके वो छोड़ेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है टर्म्स? ओके। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम लोग हमेशा देखेंगे किससे? देखेंगे उसका मैग्नीट्यूड से, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम लोग देखेंगे हमेशा उसका साइन से, ठीक है। चलो अब देखते हैं ये किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन कौन सा फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है? फिर से वही आएगा, एटॉमिक साइज,
और नंबर 2 न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा, अब देखो जितना एटॉमिक साइज बढ़ेगा, जितना एटॉमिक साइज बढ़ेगा, तुम 2 एटम लिया, एक बड़ा सा एक छोटा सा। ठीक है, चलो मैं इसको मिटा के फिर से बनाता हूं। तुमने ये एक एटम लिया और तुमने ये और एक एटम लिया। ठीक है, ये है इसका न्यूक्लियस, ये है इसका न्यूक्लियस। ठीक है, मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहां पर रख दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर रख दिया। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन को मैंने इक्वल डिस्टेंस पे रखा, एकदम वैलेंस सेल से इक्वल डिस्टेंस में रखा। ये वैलेंस सेल है, इसका इक्वल डिस्टेंस में मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन को रख दिया। ठीक है, हाँ, पहले क्या करते थे ना गांव में, जब शेर आते थे, वो स्टोरी सुने होंगे कि शेर आते थे, रोज कुछ ना कुछ काउज या कैटल्स को खा लेते थे। तो लोग क्या करता था, शेर के लिए ट्रैप बनाता था। तो शेर के लिए ट्रैप कैसे बनाता था ना, कोई एक बकरी वगैरह उस सबको रख देता था केज में, और शेर आता था और उसमें पिंजरे में बंद हो जाता था। तो इसी तरह हम लोगों ने क्या किया, ये दोनों के लिए एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, आओ भाई खाओ, जिसका क्षमता है वो खा लो। ठीक है, हुआ क्या यहां पे देखो, अब इसको, इस इलेक्ट्रॉन को कौन खींच रहा है अंदर की ओर? क्या ये बाहर वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन खींचेगा? नहीं, वो तो झगड़ा करेगा, वो तो आने ही नहीं देगा, भागो तुम यहां से। ठीक है, तो खींचेगा तो बच्चों उसको ये न्यूक्लियस, उसको ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा। करेगा कि नहीं, सोच के देखो, करेगा। तो अगर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर में हो गया तो क्या वो इलेक्ट्रॉन बहुत क्लोज आ पाएगा? नहीं ना आ पाएगा। तो कौन ज्यादा इजीली ज्यादा क्लोज खींच पाएगा? ऑब्वियसली जिसका न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरी कम है। तो इलेक्ट्रॉन बच्चों जितना क्लोज इसका जाएगा उतना ही ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, और उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और जो एनर्जी निकला उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन जितना क्लोज आ रहा है, ओके, छोटे वाले लोग के लिए क्लोज ज्यादा आता है, और बड़े लोग के लिए जिसका एटॉमिक साइज बहुत बड़ा है, उन लोग को न्यूक्लियस बहुत अंदर में है, कैसे खींचेगा? नहीं पाता है, उसको अपना और अट्रैक्ट उतना स्ट्रांगली नहीं कर पाता है। ओके, तो होगा क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा बच्चों? एटॉमिक साइज जितना बढ़ेगा उसके साथ ये डिक्रीज कर जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। जिसका जितना बड़ा साइज होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसका उतना कम हो जाएगा। ठीक है, जिसका जितना छोटा सा साइज होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसके लिए उतना ज्यादा होगा, क्योंकि वो ज्यादा अपना और अट्रैक्ट कर पाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, और न्यूक्लियर चार्ज, इसके बारे में तो हम क्या बताएं? न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, न्यूक्लियर जितना पावरफुल होगा, सोच के देखो, न्यूक्लियर पावरफुल होगा तभी ना वो इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा। तो न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी तो बढ़ेगा बच्चों। समझ में आ रहा है? तो न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या संबंध होगा? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लॉजिकली समझो, रटो मत, रटना मना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ जाएगा। अब नॉन मेटल्स लोग के लिए न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, मेटल्स लोग के लिए न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। अब खुद से डिसाइड करो पीरियड और ग्रुप में क्या होगा इसका ट्रेंड्स। हाँ, क्या हो सकता है इसका ट्रेंड्स? चलो मैंने समझा दिया, अब ट्रेंड्स खुद से बताओ। देखो बच्चों, पीरियड में लेफ्ट टू राइट क्या होता है? मेटेलिक कैरेक्टर से हम लोग नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में मूव करते हैं। नॉन मेटल का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है। अब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने से तो बबुआ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा ही ना होगा, मतलब वो ज़्यादा ना इलेक्ट्रॉन को क्लोज अपना खींच पाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, उसी तरह अगर ग्रुप में मैं मूव करता हूं टॉप टू बॉटम, नॉन मेटल से मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, नॉन मेटल से मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो नॉन मेटल से मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट जा रहा है, वो मेटल उतना क्लोज उसको खींच ही नहीं पा रहा है, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस का क्लोज आएगा
उतना इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकालेगा, उतना इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी को रिलीज करेगा, और वही एनर्जी को तो हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही एनर्जी डिसाइड करेगा कि वो बॉन्ड कितना स्ट्रांग होगा या वीक होगा, क्या वो इलेक्ट्रॉन वहां पे रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ओके, सो फाइनली हम लोग क्या कहेंगे, पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगा और ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगा। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? समझ में आया? तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, क्लास 11 में भी तुम लोग का है। ठीक है, तो बहुत जल्दी नेक्स्ट वीक को मैं केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग है। बहुत सारा स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया सर स्टोइकोमेट्री, कुछ स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया सर ऑर्गेनिक स्टार्ट कीजिए, नोमेनक्लेचर में प्रॉब्लम है। बच्चों पेशेंस रखो, मैंने कहा है कि दिसंबर तक मैं कोशिश करूंगा तुम लोग का जितना भी क्लास 10 में केमिस्ट्री का जितना भी चैप्टर्स है, सीबीएसई, आईसीएसई, ओके, या स्टेट बोर्ड्स, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके ऊपर पूरा लेक्चर जितना जल्दी हो सके तुम लोग के लिए प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, ओके, चलो इसके बाद आ जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? चलो ये तो एकदम वो ताकत वाला हो गया कि दो बंदा है, ठीक है, ये एक बंदा और ये और एक बंदा, ये गोलू मोलू है, मोटू है, ठीक है, और ये थोड़ा पतला है। अब ये दोनों में से फाइटिंग होगा तो कौन जीतेगा? टग ऑफ वॉर कर देते हैं। चलो इसका मैं टग ऑफ वॉर, बोलो टग ऑफ वॉर। स्कूल में देखते हो ना टग ऑफ वॉर, स्कूल तो खुल ही नहीं रहा है 2 साल से। तो एनीवेज टग ऑफ वॉर जो हो रहा है, ठीक है, जब स्पोर्ट्स होता था स्कूल में तो हम लोग का टग ऑफ वॉर होता था। तो टग ऑफ वॉर में कौन जीतता था बच्चों? जिसका फोर्स ज्यादा होता था, जिसका ताकत ज्यादा होता था, वही ना जीतता था, वही ग्रुप ना जीतता था। तो यहाँ पे मान के चलो 2 एटम के बीच में भी टग ऑफ वॉर हो रहा है, ठीक है। हाँ, अब इसमें जिसका फोर्स ज्यादा होगा, जिसमें ताकत ज्यादा होगा, वही ना जीतेगा। बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कुछ ऐसा ही है, टग ऑफ वॉर जैसा ही है। पहले मैं बता देता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये जो टर्म्स है ये हम लोग स्पेसिफिकली नॉन मेटल्स के लिए सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, किसके लिए यूज करेंगे? नॉन मेटल्स के लिए। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, ये नॉन मेटल्स के लिए यूज होता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ यूज होता है? क्या हम लोग एक सिंगल एटम के लिए यूज करते हैं? क्या हम लोग इसके लिए एक आइसोलेटेड एटम लेंगे? कभी नहीं। आइसोलेटेड एटम के लिए नहीं होता है, मतलब एक सिंगल एटम के लिए नहीं होगा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। मतलब अगर तुम खाली क्लोरीन एटम ले लिया और बोला सर इसका मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करूं, बच्चों ऐसे नहीं होता है। तुमको इसको बॉन्डिंग में लेना पड़ेगा। वो भी कौन सा बॉन्डिंग? अब नेक्स्ट चैप्टर में मैं बॉन्डिंग स्टार्ट करने वाला हूं, नेक्स्ट वीक को ही। ओके, तो बॉन्डिंग कौन सा बॉन्डिंग होगा? बोलो कोवैलेंट बॉन्डिंग। हाँ, कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन जो होता है वो शेयर होता है। नॉन मेटल्स क्या करते हैं? कोवैलेंट बॉन्डिंग में शेयर करता है। ठीक है, अब सपोज करो कि ए एक नॉन मेटल है और ए खुद से ही इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और बॉन्डिंग किया है, तो दोनों का फोर्स एक ही है। ठीक है, तब लेकिन हम लोग इसका क्या कहेंगे कि तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरह से मेजर नहीं होगा, तब दोनों का 0 आ जाएगा कंपेयर करेंगे तो। लेकिन अगर मैं यहां पे एक कमजोर बंदे को रख देता हूं, ए से ज्यादा स्ट्रांग है बी, ए भी नॉन मेटल है, बी भी नॉन मेटल है, ए से ज्यादा स्ट्रांग है बी, तो ये क्या करेगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है जो शेयर कर रहा था ये अपना और खींच लेगा। तो खींच के क्या करेगा? बहुत क्लोज ला देगा, अपना ज्यादा क्लोज ला देगा। मतलब इसको सेंटर में आना चाहिए था, सेंटर में ना होके कहां जाएगा? बहुत क्लोज आ जाएगा टुवर्ड बी। इस टेंडेंसी को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह रहे हैं। अब समझ में आया? ये बी क्या कर रहा है? ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों ये शेयर्ड पेयर कहते हैं, इसको हम लोग शेयर्ड पेयर कह रहे हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसको ये कौन किसके ओर खींच पा रहा है, इस चीज को, ये टेंडेंसी को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह रहे हैं। क्लियर हो रहा है? चलो एक एग्जांपल देते हैं, रियल एग्जांपल ले लेते हैं। अब तुम बोलोगे सर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, जीरो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रॉन को खींच ही नहीं पाएगा क्योंकि दोनों एक ही ताकत से खींच रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन और फ्लोरीन को रख दूं या क्लोरीन को रख दूं, चलो फ्लोरीन को ले लेते हैं। अब दोनों में बॉन्डिंग हुआ, दोनों क्या किया, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, एक एक करके इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। ठीक है, तो ये कौन सा बॉन्डिंग हुआ, कोवैलेंट बॉन्डिंग हुआ। ठीक है, अगर टर्म्स नहीं आता है कोवैलेंट बॉन्डिंग तो नेक्स्ट चैप्टर में आ जाएगा, मैं करा दूंगा, बहुत जल्दी करा। कोवैलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं अपना नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए। तो यहाँ पे क्या किया, फ्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों एक एक करके इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। तो क्या ये बीच में रहेगा, नहीं, फ्लोरीन बहुत ज्यादा ताकतवर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपना ओर खींच लेगा। ठीक है, शेयर हो रहा है लेकिन अपना ज्यादा क्लोज वो खींच ले रहा है इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। बच्चों इसी को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, इसको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। क्लियर हो रहा है? ओके, तो दिस टेंडेंसी, सो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट the shared pair of electrons। अब शेयर्ड पेयर कहां पे होगा, बॉन्डिंग में ही होगा। द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस टेंडेंसी को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह रहे हैं। इसका कोई यूनिट नहीं होता है क्योंकि कौन क्या, अब देख रहे हो कि हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के साथ किए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो आ गया, हाइड्रोजन को फ्लोरीन के साथ किए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ आएगा। मतलब ये एक टेंडेंसी है, तो टेंडेंसी को मेजर कैसे करेंगे, एक फिक्स वैल्यू से नहीं, तब भी एक फिक्स वैल्यू दिया गया पॉलिंग स्केल से, या पॉल स्केल से कहते हैं, पॉलिंग स्केल, जिसमें दिखाया जाता है फ्लोरीन का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उसका वैल्यू 4 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू 4 है, कोई यूनिट नहीं है। याद रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए विच एलिमेंट इज हैविंग द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, किस एलिमेंट को सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, फ्लोरीन का है। सेकंड आता है ऑक्सीजन, 3.5 है इसका वैल्यू। थर्ड में आता है 3.1 क्लोरीन, फिर आता है नाइट्रोजन 3। तो इस तरह से ये चलते जाता है। हाइड्रोजन तो बहुत कम है बच्चों, हाइड्रोजन का 2.1 कुछ वैल्यू होता है। ठीक है, तो ये है वैल्यूज पॉलिंग स्केल से, ये कंपेयर किया गया है। ओके, समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इट इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। अच्छा, तो नॉन मेटल्स के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता ही है नॉन मेटल्स के लिए। अब सोच लो कि लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो पीरियड में, लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव कर रहे हो, तो पीरियड तो किसमें क्या होगा, इसको मिटा देता हूं मैं। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड किस में करता है, फिर से वही पॉइंट, एटॉमिक साइज और नंबर 2 न्यूक्लियर चार्ज, वही सेम चीज। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाएगा। मतलब एटॉमिक साइज ऊपर में बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाएगा, एटॉमिक साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा, माने इनवर्स रिलेशन। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों अगर हम लोग पीरियड में मूव करते हैं, पीरियड में मूव कर रहे हैं लेफ्ट से लेके राइट, तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है, मेटल से लेके नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है कि नहीं? तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल का प्रॉपर्टी है। जो जितना ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर शो करेगा उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा होगा, सीधा सा बात है। तो पीरियडिक टेबल में जब तुम पीरियड में मूव करोगे लेफ्ट टू राइट तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्लियर हो रहा है? ओके,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रहा है, एक्सक्यूज मी, जब पीरियड में मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रहा है। ओके, ग्रुप में देखो, ग्रुप में क्या हो रहा है, ग्रुप में तो ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आने में क्या होता है, नॉन मेटेलिक से मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो इसका उल्टा कहीं ना हो जाएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप में क्या हो जाएगा, घटेगा, ऊपर से नीचे जाओगे तो ये घट जाएगा। होप इट इज क्लियर नाउ। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लियर हो गया। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बच्चों, एक टेंडेंसी है। क्या टेंडेंसी है, जब दो नॉन मेटल्स आपस में बॉन्डिंग कर रहा है, कौन सा नॉन मेटल कितना ताकत से इलेक्ट्रॉन्स को, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उसने शेयर किया है, वो कौन कितना अपना और अट्रैक्ट कर पा रहा है, इसी टेंडेंसी को तो हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह रहे हैं। समझ में आ गया? ओके, अच्छा, अब जो लास्ट टॉपिक हम लोग का बचा है वो है डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, तो डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है? देखो बच्चों, पीरियड 2 और पीरियड 3 एलिमेंट्स में देखा गया है, ठीक है, कि ये डायगोनली एलिमेंट्स जो है, ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या करते हैं, कॉमन प्रॉपर्टीज शो करते हैं, दे शोज कॉमन प्रॉपर्टीज। जैसे मैं देखो पीरियड 2 का लिख रहा हूं, पीरियड 2 पीरियड 3, ठीक है, तो पीरियड 2 में मैं लिख रहा हूं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ठीक है, और पीरियड 3 में मैं लिख रहा हूं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। अब डायगोनल मतलब क्या होता है, जैसे एक बॉक्स मैंने ड्रॉ किया, तो ये डायगोनल मतलब तो ऐसा होता है ना, ये है डायगोनल, इसको डायगोनल कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे लिथियम का डायगोनल है ये, बेरिलियम का डायगोनल है ये, बोरोन का डायगोनल है ये। तो ये देखा गया है कि दोनों का जो प्रॉपर्टीज है, दोनों अलग अलग पीरियड में होने के बावजूद, दोनों अलग अलग पीरियड में है, दोनों अलग अलग ग्रुप में है, इसके बाद भी दोनों में प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटीज है। दे हैव सिमिलैरिटीज इन देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ दिस टाइप ऑफ एलिमेंट आर नोन एज ब्रीज एलिमेंट्स। इसको हम लोग ब्रीज एलिमेंट भी कहते हैं, इसको हम लोग ब्रीज एलिमेंट भी कहेंगे। अब ब्रीज मतलब क्या होता है, दोनों पीरियड को कनेक्ट कर रहा है, ब्रीज है, पुल है, तो इसीलिए इसको ब्रीज एलिमेंट भी कभी कभी हम लोग कहते हैं, ठीक है। सो दीज टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर नोन एज ब्रीज एलिमेंट विच हैव कॉमन प्रॉपर्टीज विद द अदर पीरियड्स। समझ में आ रहा है? ओके, एंड द रिलेशन इज नोन एज डायगोनल रिलेशनशिप। तो इस तरह का एलिमेंट का जो रिलेशनशिप बन रहा है, ये डायगोनल रिलेशनशिप है। मतलब इसका केमिकल प्रॉपर्टी लिथियम का और मैग्नीशियम का सेम होगा, बेरिलियम का और एल्यूमिनियम का प्रॉपर्टी सेम होगा, बोरोन का सिलिकॉन का प्रॉपर्टी सेम होगा, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज तो एकदम पूरा माने एकदम पूरा मैच कर जाता है पूरा एकदम, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ये क्या होता है, इन लोगों में सेम होता है, सिमिलर होता है, ठीक है। ये ऑब्जर्व किया गया है, देखा गया है कि इन लोग में प्रॉपर्टीज जो है ये सिमिलर है, ठीक है। तो इस तरह का रिलेशनशिप को हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप कहेंगे, और इस तरह का एलिमेंट को हम लोग ब्रीज एलिमेंट कहेंगे। समझ में आ गया? ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, पीरियोडिक टेबल हम लोग खत्म कर दिए सक्सेसफुली। अब वेट बच्चों, धैर्य रखो, फिनिश करने से पहले एक बार पहले से लास्ट तक थोड़ा ट्रेंड्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या हुआ नहीं हुआ है, ठीक है। तो मेरे साथ साथ तुम लोग दोहराओगे, और मुझे मेरे आंसर देने से पहले वीडियो पॉज करके खुद से सोचोगे कि ये ट्रेंड्स क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। तो चलो मैं पहले लिखता हूं एटॉमिक, छोटा करके लिखूंगा क्योंकि बहुत सारा ट्रेंड्स है। एटॉमिक साइज, मैंने एटॉमिक साइज से स्टार्ट किया था, ये मैंने लिखा पीरियड में लिखा, यहाँ पे क्या होगा ये तुम लोग बताओगे, इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, और ये ग्रुप में इंक्रीज या डिक्रीज करेगा ये भी मुझे बताओगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिखा एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज अलग लिया। अच्छा, एटॉमिक साइज पीरियड में क्या होता है, पीरियड में क्या होता है, एटॉमिक साइज टैं 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 टैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है,
तो एटॉमिक साइज छोटा हो जाता है। तो मैं डाउनवर्ड एरो दूंगा, मैं डिक्रीज के लिए डाउनवर्ड एरो दूंगा, इंक्रीज के लिए अपवर्ड एरो दूंगा। अब अच्छा ग्रुप में क्या होता है, ऊपर से नीचे जब ग्रुप में आ रहे हो तो सेल बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, 1 सेल 2 सेल 3 सेल, ठीक है, सेल 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 सेल, यहाँ पे सेल चलता है ना, हाँ, तो कपड़ा का दुकान में जाओगे देखना सेल मिलता है, वो वाला सेल नहीं, यहाँ पे ऑर्बिट का बात हो रहा है। तो सेल क्या होगा, अच्छा एटॉमिक साइज ग्रुप में क्या होगा बच्चों, इंक्रीज करेगा। तो ये हम लोगों ने पहला ट्रेंड्स या प्रॉपर्टीज ये हम लोगों ने किए थे। इसके बाद आ गया नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैं छोटा करके लिख रहा हूं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बच्चों नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज करता है, कितना इंक्रीज करता है, 1 1 1 करके इंक्रीज करता है। तो ये हम लोग लिखेंगे, ऊपर अपवर्ड एरो देंगे। और ग्रुप में क्या होता है, क्या ग्रुप में बढ़ता है, नहीं बढ़ता है, तो ग्रुप में सेम रहता है, तो यहाँ पे मैं सेम लिख दूंगा, कोई एरो नहीं यूज करूंगा, यहाँ पे हम लोग इसको सेम रख देंगे। फिर आ गया बच्चों मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर। अच्छा मेटालिक कैरेक्टर, ये कौन सा कैरेक्टर का बात कर रहे हैं आप सर, ये मेटालिक कैरेक्टर का बात कर रहे हैं। तो मेटालिक कैरेक्टर में क्या होगा, पीरियड में बढ़ता है, पीरियड में तो मेटल से नॉन मेटल होता है, लेफ्ट टू राइट मेटल से नॉन मेटल होता है, तो मेटालिक कैरेक्टर घटेगा और ग्रुप में तो बढ़ेगा, ऊपर से नीचे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, खुद से डिसाइड करो, खुद से डिसाइड करो, नॉन मेटालिक कैरेक्टर का होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर तो पीरियड में बढ़ेगा, ग्रुप में घटेगा। यस, ग्रुप में क्या होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे घट जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। चलो आज ही मैंने बताया, खुद सोचो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप में क्या होगा, अच्छा पीरियड में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रहा है, इंक्रीज करेगा, और ग्रुप में क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगा और पीरियड में बढ़ेगा। अच्छा नेक्स्ट आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके लिए है, मेटल के लिए होता है ना नॉन मेटल के लिए होता है, नॉन मेटल के लिए होता है सर, अभी तो आपने बताया। यस, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पीरियड में बढ़ता है लेफ्ट टू राइट, तो ये भी बढ़ेगा और ग्रुप में घट जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आयनाइजेशन एनर्जी, चलो आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी किसका प्रॉपर्टी है, बोलो जल्दी बोलो, पॉज करके, मेटल का प्रॉपर्टी है। तो मेटेलिक कैरेक्टर पीरियड में घटता है तो ये भी घट ही जाएगा, ठीक है, ये क्या बोल दिया, आयनाइजेशन एनर्जी मेटल का प्रॉपर्टी है, राइट। तो मेटेलिक कैरेक्टर तो इधर से इधर घट रहा है ना, हाँ, तो सोच के देखो पीरियड में क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी ये भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल लोग थोड़ी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, सोचो सोचो। तो पीरियड में क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा, ग्रुप में घट जाएगा, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ये तो मेटल का प्रॉपर्टी है, ठीक है। जो जिसके साथ मैच करेगा, अगर वही उस ट्रेंड्स में तुम मूव कर रहे हो तो वो घटेगा, ठीक है। अच्छा आयनाइजेशन एनर्जी के बाद हम लोग क्या किए थे, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स बच्चों ये क्या होता है, बेसिक नेचर किसके लिए होता है, मेटल्स के लिए होता है। कौन सा ऑक्साइड बेस होता है, बेसिक होता है मेटेलिक ऑक्साइड। अब सोचो क्या पीरियड में मेटेलिक ऑक्साइड बढ़ेगा ना घटेगा, घटेगा, तो मतलब बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा, ये डिक्रीज करेगा। सोच कर दिमाग लगाओ, बेसिक नेचर क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर घट जाएगा तो बेसिक भी घट जाएगा, और ग्रुप में क्या होगा, ये बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। और बेस किसके लिए, कौन सा ऑक्साइड बेसिक होता है, मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है। एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स क्या हो जाएगा, पीरियड में बढ़ेगा, क्योंकि ये नॉन मेटल के लिए होता है एसिडिक ऑक्साइड, और यहाँ पे ये घट जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है मेल्टिंग पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, अच्छा मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स और नॉन मेटल का डिफरेंटली वेरी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा तो अलग आने वाला है। देखो मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट ऊपर से नीचे आने में घटता है,
मैंने क्या कहा कि मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट ऊपर से नीचे आने में घटता है, नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट ऊपर से नीचे आने में बढ़ता है। ओके, तो मैं लिख लेता हूं मेटल्स में कौन सा आता है, जैसे ग्रुप 1 एंड 2, ग्रुप 1 एंड 2 अगर पीरियड में, अच्छा पीरियड में तो ग्रुप 1 एंड 2 नहीं आएगा, ठीक है। तो पीरियड में क्या ट्रेंड्स होगा मेटल का, इंक्रीजेस फ्रॉम ग्रुप 1 टू ग्रुप 4। ये क्या होता है, अगर मेल्टिंग पॉइंट होगा तो ये इंक्रीज करेगा, कहां से कहां, मैं लिख देता हूं यहां पे ग्रुप 1 टू 4 ये इंक्रीज करता है, ठीक है, ग्रुप 1 टू 4 ये इंक्रीज करता है, याद रखना है ये ट्रेंड्स। ओके, ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट जो है बच्चों ग्रुप 1 टू 4 इंक्रीज करेगा एंड देन डिक्रीज, एंड देन डिक्रीज, फिर इसके बाद डिक्रीज कर जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि 1 टू 4 क्या होगा, जैसे जैसे तुम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पर मूव करोगे ना तो मेल्टिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली घट जाएगा। मेटल का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, नॉन मेटल का कम होता है, ये लॉजिक है, ठीक है। अच्छा, ग्रुप में क्या होगा, ग्रुप में ग्रुप 1 एंड 2 डिक्रीज करेगा, ग्रुप 3 एंड 4 डिक्रीज करेगा, ग्रुप 5 एंड 7 इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, यहां पे अलग अलग आ रहा है, तो ग्रुप 1 एंड 2, ग्रुप 1 एंड 2 मेटल्स है, तो ऊपर से नीचे आने में इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, मेटल्स का ऐसा ही होता है बच्चों, ठीक है। ग्रुप 1 एंड 2 में ये डिक्रीज करेगा, फिर ग्रुप 3 एंड 4, ग्रुप 3 एंड 4 ये भी डिक्रीज करेगा, ग्रुप 3 एंड 4 ये डिक्रीज कर रहा है, ओके। और ग्रुप 5 एंड 7, 5 एंड 7, ग्रुप 5 एंड नहीं 5 टू 7 कर देते हैं, 5 6 7 तीनों ही है, तो 5 6 7 ये तीनों का इंक्रीज करता है। देखो, अगर तुम ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते हो, जैसे मेटल के लिए तो चलो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है ऊपर से नीचे, तो जितना मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो उतना उसका यहां पे क्या हो रहा था, ग्रुप 1 एंड 2 के लिए डिक्रीज कर रहा था, ठीक है, क्योंकि उसका जो जैसे लिथियम, अगर लिथियम और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट देखा जाए तो देखेंगे कि लिथियम का कहीं ज्यादा है, ओके। ग्रुप 3 एंड 4 में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहा है, लेकिन 5 6 7 ये तीनों में जैसे ग्रुप 7 में ले लेते हैं, माना ग्रुप 17 क्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन में देख लेते हैं। देखो बच्चों, फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन भी गैस है, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में होता है, आयोडीन सॉलिड स्टेट पे होता है। अब खुद से दिमाग लगाओ, क्या गैस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा सॉलिड से, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, गैसियस फेज से धीरे धीरे देखोगे सॉलिड फेज में कन्वर्ट हो रहा है, तो ग्रेजुअली क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ ही जाएगा। तो ये ट्रेंड्स मैं मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट दोनों के लिए लगाऊंगा, ये ट्रेंड्स दोनों के लिए होगा। आई होप कि तुम लोग समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर देखोगे कि ज्यादा सॉलिड मजबूत हो रहा है, जैसे नॉन मेटल के लिए क्या होता है बच्चों, ऊपर से नीचे आने में ये सॉलिडिफाई होता है, जैसे ग्रुप 7 का भी मैंने बताया, 17 का बताया, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ये लोग गैस होता है तो लोग का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। और अगर नीचे जैसे ग्रुप में प्रोसीड कर रहे हो तो देख रहे हो कि वो धीरे धीरे सॉलिड हो रहा है, तो वो चीज क्या हो जाएगा, लिक्विड होगा फिर सॉलिड होगा, तो लिक्विड सॉलिड, अब लिक्विड और सॉलिड में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, सॉलिड का, ऑब्वियसली ये तो पता ही होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको जज कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ट्रिकी, थोड़ा इस लॉजिक से समझो कि अगर मजबूत बॉन्डिंग सॉलिड हो रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, अगर कमजोर हो रहा है तो मेटल्स के लिए क्या होता है, ऊपर वाला जो एलिमेंट्स है ना मेटल में, लिथियम फिर सोडियम, ये लोग ना बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है लोग में, तो लोग बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। और जैसे जैसे धीरे नीचे आते जाते हो डेंसिटी बढ़ रहा है, ठीक है, सब बढ़ रहा है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट घट जा रहा है क्योंकि बॉन्ड में पकड़ उतना जोरदार नहीं होता है, ओके। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया, ओके।
अच्छा लास्ट में बता देता हूं ऑक्सीडाइजिंग नेचर, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, समझ ही में नहीं आता आधा बच्चों लोग को। बच्चों ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ठीक है, पीरियड में क्या होता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, और ग्रुप में क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर मतलब क्या होता है, इंक्रीज करता है, मतलब अगर पीरियड में तुम मूव कर रहे हो तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीज करता है। अब ऑक्सीडेशन मतलब मैंने क्या बताया था, ऑक्सीडेशन मतलब मैंने क्या बताया था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सपोज करो ए बी से इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो ए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, बी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि ए को रिड्यूस कहूंगा, मैं कहूंगा ए रिड्यूस्ड हो गया है, और मैं कहूंगा कि बी ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, ठीक है। मतलब क्या है, ये नेगेटिव वाला कैरेक्टर किसका होता है बच्चों, नॉन मेटल का होता है कि नहीं, सोच के देखो, नेगेटिव वाला कैरेक्टर किसका होता है, नॉन मेटल का होता है। तो नॉन मेटल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है मेटल से, तो मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर, इसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग नेचर कहते हैं। मतलब ये क्या करेगा, सामने वालों को ऑक्सीडाइज कर देगा। ये क्या कर रहा है, इसको ए बी को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, और खुद क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीज करेगा लेफ्ट टू राइट, क्योंकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है बच्चों, और ऊपर से नीचे डिक्रीज कर रहा है क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। मेटल का कैरेक्टर क्या होता है, इसका उल्टा, एग्जैक्टली इसका उल्टा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आता है रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर। अच्छा रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा, ये तो डिक्रीज कर जाएगा। क्यों, क्यों, ये सामने वाला को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है ना ऑक्सीडाइज कर रहा है। जब लेफ्ट टू राइट तुम पीरियड में मूव कर रहे हो तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है कि नहीं, तो नॉन मेटल क्या करेगा, सामने वाला को ऑक्सीडाइज करेगा ना, रिड्यूस करेगा। तनी दिमागुआ तो लगाओ, जोर डालो यहां पे, देखो नॉन मेटल सामने वाला को ऑक्सीडाइज करेगा, रिड्यूस नहीं करेगा, तो ऑटोमेटिकली रिड्यूसिंग नेचर जो होगा ये घट जाएगा, ठीक है। रिड्यूसिंग नेचर जो होगा ये घट जाएगा। और डाउन द ग्रुप क्या देखेंगे, डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज कर जाएगा, रिड्यूसिंग नेचर डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। ओके समझ में आया। तो ये हो गया ट्रेंड्स, हम लोग सारे ट्रेंड्स मैंने एक एक करके सब समझा दिया। ओके बच्चों बहुत मन लगा के पढ़ो, ठीक है। आई एम देयर विथ यू फॉर योर केमिस्ट्री, ठीक है। जहाँ पे जो भी दिक्कत होगा मैं कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने का, ठीक है, तुम लोग का पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि जितने से जितना जल्दी हो सके कंजिक्यूटिवली वीडियोज़ में बनाते जाऊँगा, ठीक है। एक के बाद एक तुम लोग का क्लासेस का जो चैप्टर है सीरियल ऑर्डर में मैं बनाते जाऊँगा। तो बच्चों इस वीडियो को अपना दोस्त के साथ शेयर करो, उन लोग का भी हेल्प होगा, ठीक है। तो पढ़ाई करो मन से, मन लगा के पढ़ाई करो। ओके मैं इसका ऊपर कुछ क्वेश्चन आंसर्स का भी मैं एक लेक्चर बना दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ओके कि किस तरह का क्वेश्चंस आता है। एंड very soon I will start with chapter number 2, that is chemical bonding. Okay, so thanks for watching, bye bye, take care, have a nice day.